नमस्कार। मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में सविनय जब अवज्ञा आंदोलन हो रहा था हमारे प्रतंत्र भारत में, उस समय झारखंड की क्या स्थिति थी, झारखंड में क्या माहौल था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। तो 1930 के आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो इससे हम संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की स्थिति का वर्णन करें, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की क्या स्थिति थी, इसकी रूपरेखा का वर्णन करें। या ये भी पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा, ये वर्णन करें। ये सब जो प्रश्न हैं, इसके उत्तर के तौर पर आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसे महत्वपूर्ण है यह पॉइंट, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। तो 1930 के आरंभ में सविनय अवज्ञा आंदोलन झारखंड ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कांग्रेस समिति की 2 जनवरी 1930 ईस्वी में बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उस निश्चय के अनुसार झारखंड में भी 26 जनवरी 1930 को नगर नगर जो है ये बात को मतलब कहा गया कि इस जगह उत्साहपूर्वक मनाया जाए। झारखंड में भी रांची में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसी मित्र के नेतृत्व में झंडा फहराया गया, यानी कि वहाँ पर भी जो झंडा फहराया गया तो यहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ा और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सराय से ने भारी लाठीचार्ज के बीच में कचहरी पर झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध करने के बावजूद भी, पुलिस के विरुद्ध करने के बावजूद भी उन्होंने झंडा गाड़ दिया और झंडा फहराकर उसने एक स्वाधीनता क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का विधिवत आरंभ हुआ तो इस आंदोलन में पूरा झारखंड आंदोलित हो उठा था। केवल रांची ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड ही आंदोलित हो चुका था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी नमक में कानून तोड़ा। 13 अप्रैल 1930 को झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया गया। 1-2 स्थानों पर नहीं बल्कि 50 स्थानों पर नमक बनाया गया। सरकार चूल्हे तोड़ती, बर्तन उठाकर ले जाती, नेताओं को गिरफ्तार करती, पर नमक सत्याग्रह चलता ही रहता था, यानी झारखंड में भी इसका पुरजोर प्रभाव पड़ा। आंदोलन में क्षेत्रवाद विवरण अगर हम करते हैं तो रांची की बात अगर लेते हैं कि झारखंड में रांची सविनय अवज्ञा आंदोलन का अग्रणी केंद्र था। यहाँ एक तरुण संघ ने आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरुण संघ बोल के कमेटी थी, एक संस्था था, यह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में रांची, सिल्ली, गुमला, चुटिया, कुंडू, लोहरदगा एवं बोडो में कई सभाएं हुई। इन सब स्थानों में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर नेताओं ने अपने अपने जगह पर, इन सारे जगह पर सभाएं की। 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को नागरमल मोदी की अध्यक्षता में एक सभा चुटिया में हुई, जिसमें पीसी मित्रा, देवकी नंदन लाल, अतुल चंद्र घोष, क्षितिज चंद्र बोस एवं आनंद मोहन लाहारी के भाषण हुए। 10 अप्रैल 1930 को खूंटी में सभा हुई, जिसमें पीसी मित्रा, विजय घोष आदि के भाषण हुए। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भाषण दिया। प्राय 100 ताना भक्तों ने एवं कांग्रेसियों के जुलूस भी निकाला।
10 अप्रैल 1930 ईस्वी को रांची की सभा में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। उसी दिन हिनू में 100 बंगाली महिलाओं की भी सभा हुई, यानी कि झारखंड में बंगालियों महिला जो बंगाली कल्चर के थे वो भी महिला इस पर शिरकत की। 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल व संत स्कूल के छात्र छात्राओं का बहिष्कार किया गया, यानी छात्र छात्रा भी यहाँ पर इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को बूडू में पूर्ण हड़ताल रही, यानी हड़तालें भी यहाँ पर होती रही इस आंदोलन के पक्ष में। 17 अप्रैल 1930 ईस्वी को दिल्ली में सभा हुई। 18 अप्रैल 1900 को कुंडू में सभा हुई। इसमें सरस्वती देवी एवं मीरा देवी ने भाषण दिया, यानी महिलाओं ने भी इसमें भाषण की शिरकत की थी। 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन की बैठक में खादी के उपयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। रांची के एसोसिएशन की बैठक में खादी का उपयोग, यानी कि खादी हमारा मूल तत्व है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 4 मई 1930 में मांडर में महादेव स्वर्णकार ने गिरफ्तारी दी। एक वहाँ पर मांडर के एक नेता थे, उन्होंने कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने गिरफ्तारी दी। 12 मई 1930 ईस्वी को पीसी मित्रा, नागरमल मोदी एवं देवकी नंदन लाल को गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये तीनों गिरफ्तार कर जेल में भेज दिए गए। 31 मई 1930 ईस्वी को रविंद्र चंद्र एवं रामधनी दुबे की गिरफ्तारी के बाद सभाओं में जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि अब कांग्रेस के विपक्ष में जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने कड़ा एक्शन लेना आरंभ कर दिया और प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। 2 जून 1930 ईस्वी को ताना भक्तों ने रांची पर एक जुलूस भी निकाला। उसमें से 8 को बंदी बना लिया गया। 20 जून 1930 को जामा मस्जिद के नमाजियों को पटना में सैयद अली अहमद रिजवी ने संबोधित किया और उन्होंने 30 जुलाई ईस्वी में कुछ लोग बंदी बनाए गए। सितंबर 1930 में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया, यानी कि वहाँ पर जो प्रभाव पड़ा गांधी जी में, जो दिल्ली में प्रभाव पड़ा वो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ने लगा 1930 में। 16 नवंबर 1930 ईस्वी को जवाहर दिवस नेहरू के याद में स्मृति पर जवाहर दिवस मनाया गया, यानी कि जवाहर दिवस मनाया गया। 30 मार्च 1932 ईस्वी को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण आरंभ हुआ तो रांची में तरुण संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। जो पहले तरुण संघ की मैंने चर्चा की उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 23 जुलाई 1932 को कुछ ताना भगत झंडा के साथ कचहरी परिसर में घुस गए। 27 जुलाई 1932 को नागरमल मोदी, ख्वाजा नासरुद्दीन एवं बुल्लू शाह को जेल भेज दिया गया। इन सब नेताओं को पकड़ कर अंग्रेज ने दमनकारी का कार्य किया और जेल भेज दिए गए। जानकी साहू की माता को भी 1 वर्ष की सज़ा हुई थी। जानकी साहू के भाई जुगल किशोर को 6 मास सश्रम कारावास की सज़ा हुई थी। वास्तव में इस साहू परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक आंदोलन, यानी कि पूरा परिवार इसका आंदोलन में कूद पड़ा और सबने कारावास की सज़ा पाई। सर्वप्रथम नंद कुमार साहू को, जो नौसनंग हाई स्कूल रांची के छात्र थे, जगन्नाथपुर मेले के अवसर पर शराब की दुकानों में ताना भक्तों के साथ धरना देने पर इतनी मार पड़ी कि वह बरसों इलाज के बाद वे स्वस्थ न हो सके और उसकी मौत हो गई, यानी कि उनकी मौत हो गई, नंद कुमार साहू की मौत हो गई। अब पिता गिरधर साहू को छोड़ परिवार के सभी लोग आंदोलन में कूद पड़े थे। माता इंदिरा देवी गोद की बच्ची सरस्वती के साथ 2 वर्ष के लिए 2 बार जेल चली गई, यानी गोद में बच्चा लेकर वह जेल चली गई। श्रीमती मोती साहू को 3 बार जेल की सज़ा हुई थी। जानकी प्रसाद, श्यामा किशोर एवं जुगल किशोर को कई बार जेल जाना पड़ा इस सिलसिले में। यह सिलसिला 1930 से 45 ईस्वी तक चलता रहा। मांडर थाना में करकट गांव के 3 ताना भक्तों को जेल भेज दिया गया। मई 1934 में महात्मा गांधी यहाँ आए तो 2 दिन रहे, यहाँ पर 2 दिन आकर महात्मा गांधी रहे थे। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग के खजाची तालाब के निकट नमक बनाकर कानून को चुनौती दी, यानी कि उन्होंने नमक बनाया और कानून को चुनौती
दे दी। उन्होंने 1 वर्ष की सज़ा मिली, उसे 1 वर्ष की सज़ा। इसके अतिरिक्त हजारीबाग क्षेत्र में नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख लोग मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, राधा गोविंद प्रसाद, सरस्वती देवी एवं मीरा देवी थे। 1930 ईस्वी के आरंभ में बजरंग सहाय एवं सुखलाल सिंह ने हजारीबाग में कई भाषण दिए। परिणाम स्वरूप दोनों व्यक्तियों को 1-1 साल की सज़ा हुई थी। मतलब कि जितने भी लोग इस आंदोलन में भाग लिए सबको सज़ा का पात्र बनना पड़ा। चौकीदार टैक्स के सर्वत्र विरोध हुआ। इस संबंध में इचाक, पबरा, धनवार, मांडू, गुंजी, डुमरी, डोमचांच में सभाएं हुई। सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता बनी, जो थी मथुरा सिंह, चमन लाल, सीताराम दुबे, महादेव पांडे, जयप्रकाश लाल, JL साव को गिरफ्तार कर लिया और सभी को 6-6 महीने की सज़ा दे दी गई। यह दमनकारी तत्व जो थे वह अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया जा रहा था ताकि यह आंदोलन बंद हो जाए। संत कोलंबा कॉलेज के भौतिकी के प्रधानाध्यापक की पुत्री साधना को भी जेल भेज दिया गया था, वो भी इस आंदोलन में भाग ली थी। 17 जून 1930 को 800 लोगों के जुलूस का नेतृत्व करने वाले राधा गोविंद प्रसाद एवं चमन हज्जाम को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में राम प्रकाश लाल, रामधारी महतो, बेनी माधव सोनार, नंदलाल प्रसाद एवं शिवनंदन प्रसाद गिरफ्तार कर लिए। 2 जुलाई 1930 ईस्वी को नंदकिशोर प्रसाद, गोवर्धन लाल वाजपेयी गिरफ्तार कर लिए। कुछ दिनों के बाद बिहार के राजेंद्र प्रसाद जो थे उसे हजारीबाग जेल लाए गए। उन्हें कुछ दिनों के बाद हजारीबाग जेल लाया गया, भेज दिया गया उसे। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार 1930 के आंदोलन में झारखंड अछूता नहीं रहा, बल्कि पूर्ण रूप से यह प्रभावित होगा। पूरा झारखंड पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड पर 1930 का प्रभाव पूर्ण रूप में पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।